नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम बातें कर रहे थे अभी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, यानी सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में जो है सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उसके बारे में बातें कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक धार्मिक सुधार आंदोलन या रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो मेडिवल इंडिया में दो तरीके के थे आपके, एक तो भक्ति मूवमेंट, एक सूफी मूवमेंट, ठीक है। उसी तरीके से मॉडर्न इंडिया में भी जो मैंने बताया है जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलते रहे हैं, जिनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और आपके जो है ज्योतिबा फुले, तो इस टाइप के जो सोशल रिफॉर्मर हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए दिया है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम वाइकोम सत्याग्रह की, ठीक है। जो ये वाइकोम सत्याग्रह है ये आपका जो है 3 मार्च 1924 से स्टार्ट हुआ है और 23 नवंबर 1925 तक चला है। इसकी जो अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये आपका कहां पे हुआ है? केरला में। ये भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। केरला में इसको प्रारंभ किया गया था। ये क्या था कि ये आपका नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था एक टाइप का, ठीक है, जिसकी प्रकृति जो है अहिंसक थी। अहिंसक रूप से जो है ये आपका अपनाया गया था, जो आपका वाइकोम सत्याग्रह है। तो जो केरल है, केरल के जो हैं कुछ रिफॉर्मर्स थे जिनमें नाम आते हैं आपके एन कुमार और टी माधवन, ठीक है, एन कुमार और टी माधवन, ठीक है। तो इन्होंने ये किया था। ये था क्या? एक्चुअली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। किसके खिलाफ था? अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, यानी आपका जो है छुआछूत के विरुद्ध जो है इन्होंने एक मूवमेंट या आंदोलन किया था, अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के खिलाफ, ठीक है। तो छुआछूत के खिलाफ आपके एन कुमार और टी माधवन ने केरला के अंदर आपका वाइकोम सत्याग्रह आपका स्टार्ट किया था, जो आपका छुआछूत के विरुद्ध जो है एक प्रकार का प्रोटेस्ट था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब आता है आपका अलीगढ़ मूवमेंट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। था क्या अलीगढ़ मूवमेंट? देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया था आपका सर सैयद अहमद खान ने। लिख देते हैं सर सैयद अहमद खान, ठीक है। जाना पहचाना नाम है मॉडर्न इंडिया के अंदर, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। जो ये सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने अलीगढ़ से अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। किसके विरुद्ध? इस्लाम में फैली जो कुरीतियां या बुराइयां हैं, ठीक है, या जो है रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम है, उनके खिलाफ जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी अगेंस्ट द रॉन्ग प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो इस्लाम में भी जो है धीरे धीरे जो है ना बहुत सारी बुराइयां जो है ने जन्म ले लिया था, जिनमें सबसे पहले आती थी आपकी पीर मुरादी, ठीक है। तो एक तो थी इसमें पीर मुरादी जो मुख्य रूप से थी, और दूसरी थी इसमें स्लेवरी सिस्टम, यानी दास प्रथा, क्योंकि दास इस्लाम के अंदर दास बनाना गुनाह माना जाता है। किसी को आप दास नहीं बना सकते, यानी स्लेव नहीं बना सकते। तो दो चीजों के खिलाफ जो है सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था कि अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। हिस्ट्री के अंदर ये अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलकर यही जो सर सैयद अहमद खान हैं आपके, ये क्या करते हैं, ये एक 1864 में एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जो है ना मॉडर्न टाइप के जो है मुस्लिम थे। इनका मानना था कि हम केवल जो है कुरान और हदीस से आगे नहीं बढ़ सकते, हमको जो है ना साइंस की नॉलेज भी लेना आवश्यकता है, ठीक है। इसी को बेस मानते हुए इन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम था, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ,
1875 में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ठीक है, तो अलीगढ़ में इन्होंने इसका नाम रखा। ठीक है, तो अलीगढ़ में इन्होंने क्या नाम रखा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। फिर आगे चलते हुए इन्होंने यही जो है आपका आगे चलकर कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही कॉलेज क्या बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम एएमयू बोलते हैं, तो एएमयू पहले आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, और हाँ ये कब बनता है, 1890 में, मैं टाइम भी लिख देता हूँ, 1890 में ये यूनिवर्सिटी बन जाती है आपकी। आगे हम बात करते हैं जो आपके सर सैयद अहमद कहाँ हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद कहाँ, और एक हैं आपके शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह कौन है, ये राजा है बनारस के, शिव प्रसाद सिंह किंग ऑफ बनारस। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, किंग ऑफ बनारस। ठीक है, और उस सोसाइटी का नाम क्या होता है, मैं लिख देता हूं रेड कलर से। ठीक है, उसका नाम होता है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक इस संस्था का दोनों मिलकर इसको एस्टेब्लिश करते हैं, फाउंडर बन जाते हैं। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी के संस्थापक या फाउंडर कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह लिख देते हैं, हम उसको ध्यान नहीं रखते, दर्ग वाला रखते हैं, तो ध्यान रहे शिव प्रसाद सिंह भी इसके फाउंडर मेंबर में से एक थे। ठीक है, तो ये था आपका अलीगढ़ मूवमेंट। उसके बाद चलता है आपका अहमदिया मूवमेंट। ठीक है, क्या चलता है आपका, अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट। ठीक है, जो आपका अहमदिया मूवमेंट है, इसको जो स्टार्ट किया था वो किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, जो मिर्जा गुलाम अहमद हैं, ये एक्चुअली इन्होंने ये स्टार्ट किया था कादियान, गुरदासपुर पंजाब, जगह का नाम है गुरदासपुर पंजाब से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए इसको जो है ना कादियानी मूवमेंट भी बोल देते हैं कभी कभी, तो ध्यान रहे इसका नाम क्या है, कादियानी मूवमेंट भी बोल देते हैं इसको। यहाँ पर लिख देता हूँ कादियानी मूवमेंट, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, यहीं से समझ जाए, इसको कादियानी मूवमेंट भी बोल दिया जाता है। जो मिर्जा गुलाम अहमद थे, ये एक्चुअली था किस चीज के अगेंस्ट, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ना जिहाद है, इस्लाम में जो है ना जिहाद के नाम पर जो है ना कुछ ऐसे कृत्य कर दिए जाते हैं जिनमें इस्लाम की कोई जगह ही नहीं है, तो इन्होंने सीधा विरोध किया जिहाद का। ठीक है, तो ये किसके खिलाफ था, ये था अगेंस्ट द जिहाद सिस्टम ऑफ इस्लाम, तो अगेंस्ट द जिहाद सिस्टम ऑफ इस्लाम। ठीक है, अगेंस्ट द जिहाद सिस्टम ऑफ इस्लाम। तो ये तो थे आपके आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी के अंदर मैंने अलग से जो है एक थोड़ा सा और ऐड किया है, इसमें मैंने ऐड किया है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी यहाँ पे जो है ना सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं। वो रिफॉर्म्स क्या है उनके बारे में हम जो है जान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी में ही सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया के अंदर ही हम जो ब्रिटिशर्स के जो रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, तो तब आप क्या आंसर देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उनमें सबसे पहले आता है आपका सती प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा एक बुराई थी इंडिया में हिंदू रिलीजन के अंदर, उसको इन्होंने खत्म अबॉलिश किया। और जैसे विडो रिमैरिज एक्ट हुआ, जैसे दास प्रथा हुई, जैसे आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम था ट्राइबल्स के अंदर,
ठीक है, जिसको मौर्य सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी, इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनको सभी को अबॉलिश किया और सोसाइटी के लिए सबसे अच्छा काम किया। तो हम ब्रिटिशर्स की बुराई पढ़ते हैं, अब थोड़ी सी जो है ब्रिटिशर्स की हम भलाई भी यहाँ पे पढ़ लेंगे कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। ठीक है, भले ही उनके पीछे कुछ ना कुछ उनका इंटेंशन रहा हो, लेकिन काम अच्छा हुआ है, इंटेंशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालते हैं नई कि ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में जो अंग्रेजों के जो रिफॉर्म्स थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है, देखिए सबसे पहले आपका सती प्रथा है। वो काफी पुरानी बात है, तब तो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखिए। सती प्रथा को जो अबोलिश किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो बंगाल में गवर्नर जनरल बन के आए थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन हम यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है विडो रीमैरिज एक्ट मूवमेंट। विडो रीमैरिज एक्ट मूवमेंट जो थी आपकी, देखिए जो विडो रीमैरिज एक्ट मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी आपकी महाराष्ट्र से। कहां से स्टार्ट हुई थी? महाराष्ट्र से। ठीक है, अब महाराष्ट्र के एक लोकल लीडर थे आपके, ठीक है, जिनका नाम था विष्णु। ठीक है, विष्णु परशुराम। तो इसके जो लीडर्स थे जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, लीडर थे आपके विष्णु परशुराम। तो जो विष्णु परशुराम थे इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और कई बार जो है ब्रिटिशर्स से जो है इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर जो आपको ये प्रॉब्लम्स है इसको दूर करिए और विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो इनकी बातों को जो है इन्होंने हैंडल किया और फिर उसके बाद जो है 1856 में एक जो है एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी इंडिया में आया। ठीक है, 1856 में। तो 1856 में मैंने पढ़ा था आपको, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रहे। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रपोजल पेश किया जिसका नाम था आपका, यहां पे लिख देता हूं, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ठीक है, इसके प्रपोजल के तुरंत बाद ही जो है डलहौजी वापस चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये जो है पूरा होता है। तो ये पास कब होता है? 1857 में जाके। कानून का नाम यही रहेगा आपका, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग इसको पास कर देते हैं और ये कानून बन जाता है। यहां से आपका विधवाओं का जो है पुनर्विवाह करने का जो है रास्ता खुल जाता है। ठीक है, इसमें जो मेन रोल था यहाँ पे पास कराने में, यहाँ पे मेन रोल था बंगाल के एक जो है सोशल रिफॉर्म थे जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। उनका इसमें मुख्य भूमिका थी इसको पास कराने में, ईश्वर चंद विद्यासागर। ध्यान रहे, नाम सुना होगा ईश्वर चंद विद्यासागर का। तो जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं ये मुख्य भूमिका में थे आपका विडो रीमैरिज एक्ट को पास कराने में। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका अब आता है आपका स्लेवरी सिस्टम। यहां पे ले लेते हैं। अब आता है आपका स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम क्या था? दास प्रथा। देखो, दास को भारत में दास बनाने की जो प्रथा है वो आज से नहीं है। मैंने आपको पढ़ा है लेटर वैदिक पीरियड से ही जो है ना कुछ जो है थोड़ा देखने को मिलता है दास बनाने की व्यवस्था। दास माने की एज ए नौकर किसी को खरीद लिया जाता है और उसको अपनी सेवा के लिए लगाया जाता है, विदाउट एनी पे मनी एटसेट्रा। आप किसी को रख लेते हैं, दास बना लेते हैं, यानी उसका जो फादर्स वगैरह हैं उनका पैसे एक बार पे करके इसको खरीद लेते हैं, बाकी आप उससे खुशी करें। ये सिस्टम क्या कहलाता है आपका? स्लेवरी सिस्टम।
बहुत ही बुरा बर्ताव था ये एक तरीके का। तो इसमें हुआ क्या, 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है, इसको हटा दिया। 1843 में लॉर्ड एलन बरो, ठीक है। जब लॉर्ड एलन बरो ने इसे हटाया तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें डायरेक्शन थी, स्लेवरी डायरेक्शन, दासों के लिए डायरेक्शन थी, उसको आधार मानते हुए, ठीक है, इन्होंने इसको हटा दिया था। तो दास प्रथा यहाँ पे खत्म हो जाती है, ज्यादा कुछ इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है ठगी एंड डकैती सिस्टम, ठीक है। ठगी और डाकू की जो प्रथा थी यहाँ पे, ठीक है, ठगी या डकैती की प्रथा थी, वो भी पहले से ही चली आ रही थी यहाँ पे। तो दूसरा था आपका ठगी एंड डकैती सिस्टम, ठीक है। तो ये जो था, इनके ऊपर कोई कानून नहीं था, बस ये था कि किसी ने ठगी कर ली, राजा को पता लगा तो उसने उसको दंड दे दिया या नहीं दिया। लेकिन जब कानून एक सिस्टमेटिक कोड बन जाता है तो क्या है कि उसको फॉलो करना होता है, उससे ज्यादा अंकुश लगता है, न कि ऐसे ही किसी को खुला छोड़ने से, ठीक है। तो ठगी एंड डकैती सिस्टम जो था 1836 में, इसको सप्रेस्ड कर दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो सप्रेस्ड बाय, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1836 में इसको खत्म कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है। और 1837 में इस तक आते आते ये कंप्लीटली ये प्रथा ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई थी, कंप्लीटली जो है ये सप्रेस्ड हो गई थी, इसका दमन हो गया था, ठीक है। तो ये था ठगी और डकैती के मामले में, ठीक है। एक और सिस्टम था, बहुत ही बुरा सिस्टम जो है इंडिया में चलता आ रहा था, जिसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड सिस्टम या इन्फेंट होमिसाइड, जिसको हम शिशुवध हिंदी में बोलते हैं, बच्चे को पैदा होते ही मार देना। तो क्यों मार देते थे बच्चे को भाई, ऐसा क्या बच्चे ने बिगाड़ दिया था लोगों का, तो मैं बताता हूं क्यों मार देते थे, ठीक है। चलो इसमें पढ़ते हैं हम क्यों मार देते थे। देखिए क्या था कि खास तौर में राजपूत कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, एक सिस्टम था कि जहां भी बच्चे ने पैदा हुआ और उसका पता करते थे कि वो बेबी चाइल्ड है, सॉरी बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड, अगर वो गर्ल चाइल्ड होता है तो उसको तुरंत ही मार दिया जाता था। तो कानून था नहीं हमारे पास, उसको लेके कोई कानून था नहीं, तो बच्चे को मार दिया तो मार दिया। अगर किसी से पूछा भाई क्यों मार दिया, अपना बच्चा है मार दिया। तो क्या था कि वो जो किलिंग थी वो जनरल किलिंग की कैटेगरी में नहीं आती थी, तो इसलिए जो है दंड से बच जाते थे व्यक्ति। इसके लिए क्या था कि इन्फेंटिसाइड के लिए या होमिसाइड के लिए जो है लॉर्ड वेलेजली ने कानून पास किया, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इन्फेंटिसाइड, इसको इन्फेंटिसाइड या इन्फेंट होमिसाइड बोलते हैं। हिंदी में लिख माने तो शिशुवध, ठीक है। तो मैंने बताया ही आपको किसके लिए होता था ये, मैं ऐसा नहीं कहता, हर हिंदू कम्युनिटी में सब में था, ठीक है। तो लेकिन अगर मोस्टली देखा जाता था ये, तो ये राजपूत कम्युनिटी में ज्यादा था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये प्रथा चली आ रही थी पहले से ही। तो इसमें राजपूत कम्युनिटी के अंदर जो आपका गर्ल चाइल्ड है उसको क्या कर दिया जाता था, ठीक है, एट ए बॉर्न टाइम उसको मार दिया जाता था, ठीक है, किल देम, ओके। तो इसको क्या किया आपका जो लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली ने 1804 में इसको जो है, इसको जनरल किलिंग की जो है कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, जनरल किलिंग की कैटेगरी में रख दिया। अगर ऐसे कोई किसी की डेथ होती तो जनरल किलिंग कैटेगरी में माना जाएगा और उसको जो है पीनल कोड के तहत जो भी उसमें प्रावधान होगा उस टाइम मुझे मालूम नहीं है, उसके तहत उसको दंडित किया जाएगा अगर ऐसा कोई करता है। तो ये था इन्फेंटिसाइड या इन्फेंट होमिसाइड सिस्टम, ओके। अब हम बात करते हैं, अब आता है आगे इससे भी बुरा है जिसको बोलते हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस। ये कुछ ट्राइबल्स में पाया जाता था ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइस है क्या, नर बलि प्रथा।
ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, लागू होती थी। ठीक है, इसको सीधे क्या लिखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने इसको, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको क्या कर दिया था, सप्रेस्ड कर दिया गया था, इसका दमन कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और जब इस पर जो है नियंत्रण किया सख्ती से लेकर, तो धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो गई है। जिस कम्युनिटी में ये मिलती थी, मोपला में मिलती थी खास तौर पे, आज भी वो कम्युनिटी है और उसमें कोई प्रथा है नहीं। तो इन्होंने एक्शन लिया तो ये प्रथा धीरे धीरे यहाँ से हट गई। ठीक है, तो ये था आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी एजुकेशन डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे। कौन कौन से जो है लॉ या एक्ट पास हुए और जिससे ये शिक्षा का एक जो है ढांचा फ्रेम खड़ा हुआ, नेक्स्ट जो है हम इसमें बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।